आज हम 12th कॉमर्स लेखा शास्त्र के अंतर्गत ख्याति की विशेषता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ख्याति की विशेषताओं में पहला पॉइंट आता है ख्याति व्यवसाय की स्थायी संपत्ति है। स्थायी संपत्ति से तात्पर्य यह होता है कि जिस प्रकार से व्यापार में अन्य संपत्तियों को लिया जाता है, स्थायी संपत्ति के रूप में ख्याति को भी माना जाता है। फर्म में ख्याति को स्थायी संपत्ति के रूप में माना जाता है। दूसरा, ख्याति एक अमूर्त और अदृश्य संपत्ति मानी जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि अमूर्त मतलब जिसका कोई मूर्ति ना हो, यानी आज तक ख्याति को किसी ने देखा नहीं होगा। और अदृश्य संपत्ति से तात्पर्य है किसी न तो छुआ जा सकता है और न ही देखा जा सकता। जिस प्रकार से फर्नीचर को अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सिर्फ ख्याति को महसूस किया जाता है, उसे न तो छुआ जा सकता है और न ही देखा जा सकता है। इस प्रकार से ख्याति एक अमूर्त और अदृश्य संपत्ति के रूप में माना जाता है। तीसरा, ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। जिस प्रकार से अन्य संपत्तियों को बेचकर लाभ कमाया जाता है या बिक्री से के रूप में आमदनी प्राप्त की जाती है, उसी प्रकार से ख्याति को भी बेचकर लाभ कमाया जा सकता है। इस प्रकार से ख्याति को एक विक्रय योग्य संपत्ति के रूप में मानते हैं। चौथा, यह अधिक लाभ अर्जन करने में सहायक होती है। अधिक लाभ अर्जन करने से तात्पर्य होता है कि जिस व्यवसाय में दो व्यापारी की तुलना अपन करते हैं तो एक व्यापारी को कम लाभ होता है, दूसरे व्यापारी को अधिक लाभ होता है। तो इस प्रकार से उस व्यापारी की जिस व्यापारी को लाभ अधिक हुआ है, उस व्यापारी की ख्याति उससे ज़्यादा है, इसलिए वह अधिक लाभ कमाने की क्षमता उसमें रखता है। इस प्रकार से यह अधिक लाभ अर्जन करने में भी सहायक प्रतीत होता है। पांचवा, यह पुराने व्यवसाय की ओर ग्राहकों को आकर्षित करने वाली शक्ति है। आकर्षित करने वाली शक्ति से तात्पर्य यह होता है कि इसमें ग्राहक बार बार उसी दुकान में या उसी व्यापारी के यहाँ सामान खरीदने के लिए आकर्षित होते रहते हैं। वह पुराने व्यवसाय में ही बने रहना चाहता है, नए व्यवसाय को वह ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इस प्रकार से ख्याति पुराने व्यवसाय की ओर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति प्रदान करता है। छठवां, इसके व्यवसाय से कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। पृथक अस्तित्व से तात्पर्य यह होता है कि उसे अलग नहीं माना जाता। ख्याति व्यापार की एक स्थायी संपत्ति मानी जाती है, इसलिए वह उसे अलग अस्तित्व नहीं मानते। सातवां, यह कई तत्वों से मिलकर बना है। कई तत्वों से मिलकर उत्पन्न होता है से तात्पर्य होता है कि व्यापार की स्थिति, व्यापारी का व्यवहार, अच्छे माल की प्राप्ति के कारण ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होते रहता है, जिससे व्यापार का लाभ बढ़ता है, साख बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रतिष्ठा बढ़ने से उस व्यापार की ख्याति बढ़ती है, ख्याति बढ़ने से उस व्यापार में लाभ अधिक होता है। इस प्रकार से ख्याति के कारण कई तत्वों से मिलकर उत्पन्न होती है। और लास्ट में आते हैं अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति होने के कारण इसे अपलेखित कर दिया जाता है। अपलेखित से तात्पर्य होता है कि ख्याति को चिट्ठे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शित नहीं करती। जहाँ तक संभव होता है ख्याति को चिट्ठे से धीरे धीरे अपलेखित कर देना चाहिए। ख्याति अपलेखित करने से तात्पर्य यह होता है कि इसे अधिक से अधिक चिट्ठा में प्रदर्शित न किया जाए। अगर जो फर्म संपत्ति पक्ष की ओर अपनी ख्याति प्रदर्शित करता है, यह माना जाता है कि उस व्यापार की ख्याति कुछ कम है, इसलिए ख्याति को जहाँ तक हो सके धीरे धीरे अपलेखित कर दिया जाता है। अब आते हैं ख्याति की प्रकृति। ख्याति की प्रकृति में पहला आता है ख्याति एक संपत्ति है। जिस प्रकार से किसी भी व्यापार में संपत्तियों की सहायता से व्यापार किया जाता है, वैसे ही ख्याति व्यापार की अन्य संपत्तियों की तरह एक स्थायी संपत्ति माना जाता है, जिससे व्यापार में धनोपार्जन करने में सहायता मिलती है। इसे अन्य संपत्तियों की तरह अलग से क्रय विक्रय नहीं कर सकती, क्योंकि यदि ख्याति बिल्ली के स्वभाव वाली है तो यह व्यापार से चिपटी रहती है। इसका क्रय विक्रय व्यापार के क्रय विक्रय के साथ ही होता है। एक बार व्यापार की प्रसिद्धि के साथ इसमें बढ़ोतरी होने के साथ साथ इसके मूल्य में भी वृद्धि होती जाती है। ख्याति एक स्थायी संपत्ति होने के बाद भी इस पर अन्य संपत्तियों की तरह
हाश का आयोजन नहीं किया जाता। इस प्रकार से ख्याति एक स्थायी संपत्ति के रूप में मानते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा, ख्याति एक अमूर्त और अवास्तविक संपत्ति है। कुछ विद्वानों का मत है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है। यह एक काल्पनिक और अवास्तविक संपत्ति है। इसे न तो देखा जा सकता है और न ही स्पर्श किया जा सकता है, न ही इसे छुआ जा सकता है। अपन इसे सत्य माने तो, लेकिन वास्तविक रूप से यह कहना सत्य नहीं है, क्योंकि ख्याति व्यापार के लाभ वृद्धि में सहायक होती है। इसका क्रय विक्रय होता है। वास्तविक रूप में इसका मूल्य अनुमान के आधार पर निश्चित किया जाता है। जिस प्रकार से अन्य संपत्तियों को पृथक पृथक रूप से क्रय विक्रय किया जा सकता है, उसी प्रकार से ख्याति को भी अलग से उठाकर विक्रय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ख्याति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इसलिए यह संपत्ति तो है, लेकिन इसे अमूर्त संपत्ति के रूप में मानते हैं। ख्याति को अदृश्य या अमूर्त संपत्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि इसे ना तो देखा जा सकता है, ना ही स्पर्श किया जा सकता है। सत्य की कसौटी पर कसने पर यह बात कुछ सीमा तक सत्य भी है और कुछ हद तक असत्य प्रतीत होती है। जहाँ तक इसके अदृश्य और अमूर्त होने का प्रश्न होता है, वस्तुतः यह अमूर्त है और इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जहाँ तक इसके अवास्तविक होने का संबंध है, वहाँ यह गलत है। कारण यह है कि जो संपत्ति अवास्तविक है, उससे फिर लाभ कैसे कमाया जा सकता है। ख्याति तो व्यापार के लाभ में वृद्धि करने में अत्यधिक योगदान देती है, इसलिए इसे अवास्तविक संपत्ति मानना अनुचित है। ख्याति को स्थायी संपत्ति के रूप में चिट्ठे में दिखाया जाता है, परंतु कुछ लेखापालकों का कहना है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, इसलिए इसे यथाशीघ्र अपलेखित कर देना चाहिए, अर्थात इसे चिट्ठे में प्रदर्शित करने से बचना चाहिए। जिस प्रकार से मूर्त स्थायी संपत्ति को प्रतिवर्ष मूल्यह्रास के आयोजन कर अपलेखित किया जाता है, उसी प्रकार से ख्याति को भी व्यवसाय के लाभ में से यथासंभव अपलेखित करते रहना चाहिए। तीसरा, ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। कुछ विद्वान ख्याति को बेचने योग्य संपत्ति मानते हैं। यदि ख्याति व्यापार के साथ जुड़ी है तो व्यापार की बिक्री के साथ साथ इसे बेचा भी जाता है। ख्याति का अलग से कोई मूल्य नहीं होता, इसका जुड़ाव व्यापार के साथ ही बना रहता है। यह यदि व्यापार की ख्याति स्वामी के व्यक्तिगत गुणों के कारण उत्पन्न हुई होती है, तो स्वामी द्वारा व्यापार छोड़ने पर ख्याति का कोई मूल्य नहीं रह जाता। व्यापार के चालू रहने पर जैसे जैसे व्यापार समृद्धि की ओर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ख्याति में भी वृद्धि होती जाती है। उसका मूल्य जब बढ़ता है और ऐसे व्यापार की विक्रय पर ख्याति का मूल्य व्यापार के मूल्य के साथ साथ वसूल किया जा सकता है। चौथा, ख्याति मूल्यवान संपत्ति के रूप में। ख्याति को मूल्यवान संपत्ति माना जाता है। यदि फर्म में जब तक लाभ होता रहे तो एक मूल्यवान संपत्ति की तरह ही उपयोग में लाया जाता है। जब फर्म को हानि हो रही हो तो ऐसी स्थिति में वही ख्याति का मूल्य अस्तित्व नहीं रह जाता, अर्थात ख्याति मूल्यहीन हो जाती है। और पांचवा, पुस्तकों में लेखा। लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार ख्याति का लेखा पुस्तकों में उस समय तक करते रहना चाहिए जब तक इसके लिए प्रतिफल चुकाया गया हो। इसका तात्पर्य यह है कि फर्म द्वारा स्वयं अर्जित ख्याति का लेखा कभी भी पुस्तकों में नहीं किया जाता। इस प्रकार से ख्याति अन्य संपत्तियों की भांति व्यापार की संपत्ति होती है, क्योंकि यह व्यापार के लाभ को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। तो अपन ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन कर चुके।